नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। रिसर्च ओरिएंटेड हेल्थ वीडियोज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि शराब कैसे हमारे दिमाग में प्रवेश करती है और समय के साथ भ्रूण, किशोरों, वयस्कों और वृद्धों में कैसे हानि पहुंचाती है। शराब बहुत आसानी से ब्रेन में प्रवेश कर जाती है और वहां पहुंचने पर ब्रेन के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस पर गहरा प्रभाव डालती है। शराब एक न्यूरोटॉक्सिन है, जिसका अर्थ है कि न्यूरॉन्स के लिए एक जहर है। न्यूरॉन ब्रेन सेल्स का एक प्रमुख प्रकार है। यह ब्रेन पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रभाव और हानि दोनों पैदा करती है। हालांकि जोखिम और नुकसान हमारे जीवन के विभिन्न चरणों के बदलते रहते हैं। शराब कैसे मस्तिष्क में प्रवेश करती है? जब आप शराब पीते हैं तो वह आपके ओरल कैविटी इसोफेगस से होकर स्टमक में चली जाती है। लगभग 20% शराब स्टमक से एब्जॉर्ब होती है और बाकी की स्मॉल इंटेस्टाइन से। एब्जॉर्ब होने के बाद शराब ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाती है। खून और मस्तिष्क के बीच एक दीवार होती है जिसे ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं, जो कि ज़रूरी चीज़ों को आने देती है और हानिकारक चीज़ों को रोकती है। लेकिन शराब के मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि वे उससे बैरियर को आसानी से पार कर जाते हैं और फाइनली शराब ब्रेन के अंदर प्रवेश कर जाती है। ब्लड ब्रेन बैरियर आमतौर पर हमारे ब्रेन को हानिकारक पदार्थों से बचाती है। शराब से लोगों को नशा इसलिए होता है क्योंकि यह ब्रेन में प्रवेश करने की क्षमता रखती है और ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम को भी प्रभावित कर सकती है, जिसमें हमारी नर्व शामिल हैं। इससे हाथों और पैरों में नमनेस और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है। शराब एक बार ब्रेन में प्रवेश करने के बाद गाबा नामक एक केमिकल मैसेंजर को प्रभावित करती है, जिसे गैमा अमीनोबुट्रिक एसिड भी कहा जाता है, जो ब्रेन की गतिविधि को धीमा करने में मदद करती है। शराब गैबा के प्रभावों को बढ़ा देती है, जिससे आराम, निद्रा और कॉग्निटिव फंक्शन में बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही शराब ग्लूटामेट की गतिविधि को भी धीमा करती है, जो एक केमिकल मैसेंजर है और ब्रेन एक्टिविटी और एनर्जी लेवल को बढ़ाने में जिम्मेदार है। गाबा और ग्लूटामेट के बीच यह इम्बैलेंस शराब के ब्रेन पर तत्काल प्रभावों की व्याख्या करता है, जैसे कि स्लर स्पीच, पुअर कोऑर्डिनेशन एंड स्लो रिएक्शन टाइम्स। तो शराब ब्रेन में स्वतंत्र रूप से घूम सकती है और इसके अधिकांश क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा। ब्रेन का अगला हिस्सा, जिसे प्री फ्रंटल लोब कहते हैं, विशेष रूप से शराब से प्रभावित होता है। यह भाग प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और जजमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रेन में एक छोटा सा हिस्सा, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, हमारी याददाश्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अल्जाइमर्स डिजीज में जल्दी प्रभावित होता है और इसका कनेक्शन शराब के साथ पाया गया है। और अंत में ब्रेन के निचले और पिछले भाग में सेरिबेलम होता है, जो मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। शराब के ब्रेन पर प्रभाव को समझाने के दो तरीके हैं, एक्यूट इफेक्ट्स और उसके नुकसान और क्रोनिक इफेक्ट्स और उसके नुकसान। साथ ही फिजिक कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। एक्यूट इफेक्ट में स्लोअर रिएक्शन टाइम, पुअरर कंसंट्रेशन, पुअरर फाइन मोटर स्किल्स और स्लर स्पीच शामिल हैं। इसका एक स्पष्ट डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है। जितनी अधिक ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन होगी, इन प्रभावों की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी और चोट का खतरा भी उतना ही अधिक बढ़ जाए। ब्रेन के एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी प्रभावित होते हैं, जिसका अर्थ है कि डिसीजन मेकिंग एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क की क्षमता खराब हो जाती है। जैसे कोई शराब पी रहा है जो समुद्र में तैरने का निर्णय ले सकता है, जो सामान्य स्थिति में कभी नहीं करता, और खराब शारीरिक क्षमता के कारण डूबने का खतरा अधिक हो सकता है। हिंसात्मक होने का जोखिम भी बढ़ जाता है, क्योंकि शराब फेशियल और वोकल एक्सप्रेशन को कठोर बना देती है, सहानुभूति को कम करती है और लोगों को उकसाने का काम करती है। एक्यूट इंजरी क्रोनिक इंजरी बन सकती है। उदाहरण के लिए, शराब के नशे के कारण ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी बाद में न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी की ओर ले जा सकती है। शराब से होने वाले क्रोनिक और लॉन्ग टर्म हार्म्स पुरानी या ज़्यादातर लंबे तक भारी शराब पीने के कारण होते हैं, आमतौर पर वर्षों या दशकों तक। क्लियर डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप एक बड़ा कारण है, इसलिए जितना अधिक शराब लोग पीते हैं, क्रोनिक इंजरी का खतरा उतना ही अधिक होता है। इन नुकसानों में से ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस के कारण होते हैं, जो ब्रेन मैटर की वॉल्यूम और मास को कम करते हैं। हालांकि ब्रेन श्रिंकेज, ब्रेन सेल्स और उनके बीच के कनेक्शन का धीरे धीरे नष्ट होना और कम शराब पीने पर भी। वास्तव में शराब ब्रेन सेल्स के लिए एक न्यूरोटॉक्सिन है, जो उन्हें मार देता है और समय के साथ ब्रेन श्रिंकेज की ओर ले जाता है। नुकसान की मात्रा शराब पीने के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी अधिक मात्रा में पियोगे उतना अधिक ब्रेन डैमेज होगा। वास्तव में यह भी साबित हो चुका है कि कम मात्रा में शराब पीने पर भी ब्रेन श्रिंकेज हो सकता है, यानी हर सप्ताह 7 से 14 यूनिट शराब पीने पर भी। और समय के साथ बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है, जिसे डिमेंशिया कहते हैं। लॉन्ग टर्म हैवी अल्कोहल यूज।
थायामिन नामक बी विटामिन की कमी भी ला सकता है, जो जीवन के लिए खतरनाक बीमारी वर्निके-कोर्साकॉफ सिंड्रोम की ओर ले जा सकता है, जिसका लर्निंग और मेमोरी एबिलिटीज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। स्लीप पैटर्न, विशेष रूप से आरईएम स्लीप, शराब पीने से डिस्टरप्ट होते हैं, जिसके समय के साथ कॉग्निटिव फंक्शनिंग और मूड रेगुलेशन खराब हो जाता है। शराब क्रॉनिक स्लीप में बाधा और लॉन्ग टर्म ब्रेन डैमेज भी कर सकती है। मस्तिष्क पर शराब के प्रभाव को समझने में यह उपयोगी है कि हम देखें कि अलग अलग उम्र के लोगों पर कैसे प्रभाव पड़ता है। फीटस, एडोलेसेंस, एडल्ट्स और ओल्डर पीपल पर इसके प्रभाव को देखना ज़रूरी है। गर्भावस्था के दौरान शराब पीना दुनिया भर में प्रिवेंटेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का सबसे आम कारण है। यूके में अनुमानित 41% महिलाओं ने गर्भावस्था के दौरान शराब पी, जो दुनिया में चौथे सबसे अधिक दर है। यह फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पैदा कर सकता है, जो सीखने की क्षमता और एएचडी जैसी स्थितियों में जुड़ा है। एफएएसडी का सबसे गंभीर रूप फीटल अल्कोहल सिंड्रोम है, जो डेवलपमेंटल डिलेज एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पैदा करता है, क्योंकि बच्चे के मस्तिष्क में क्रूशियल ब्रेन स्ट्रक्चर्स नहीं बनती हैं। मस्तिष्क का वॉल्यूम छोटा होता है। टेम्पोरल लोब विशेष रूप से प्रभावित होता है। फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड हियरिंग को नियंत्रित करता है। चंडीगढ़ के मशहूर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर आरपी बंसल का इस विषय पर क्या कहना है? प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल कितनी लेनी चाहिए? 0, नो अल्कोहल। पहले 3 महीने में अगर अल्कोहल ली जाती है तो बेबी अबॉर्ट हो सकता है, या फिर उसके अंदर बहुत बड़े बड़े नुक्स पैदा हो सकते हैं, जिसको हम कंजेनिटल एनोमलीज कहते हैं। 4 से 6 महीने के दौरान अगर अल्कोहल ली जाती है तो बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट ऑप्टिमम नहीं होती, उसकी ओवरऑल ग्रोथ भी कम होती है, उसका IQ भी कम हो सकता है, और आखिरी 2-3 महीनों में ये सारे नुक्स कंटिन्यू रहते हैं, परंतु प्रीमेच्योरिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि वंस द प्रेगनेंसी इज एस्टेब्लिश्ड, देयर शुड बी टोटल एब्स्टिनेंस ऑफ अल्कोहल बाय द लेडी। थैंक यू वेरी मच। किशोरावस्था में शराब पीने से विशेष जोखिम जुड़े होते हैं। मस्तिष्क व्यक्ति के मिड टू लेट 20s में ही पूरी तरह से विकसित होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे अंत में विकसित होता है, और यह हिस्सा डिसीजन मेकिंग, असेसिंग रिस्क एंड प्रायोरिटाइजेशन के लिए जिम्मेदार होता है। यह स्पष्ट करता है कि इस उम्र के नुकसान सबसे ज़्यादा कारण ट्रैफिक क्रैशेस, एक्सीडेंट लाइक ड्राउनिंग और फॉल्स, सेल्फ हार्म और वायलेंस हैं। शराब का सेवन करने से रिस्क असेसमेंट और भी कम हो जाता है। हाई रिस्क बिहेवियर बढ़ता है और नुकसान के जोखिम को भी बढ़ाया मिलता है। किशोर अन्य उम्र समूहों की तुलना में हैवी एपिसोडिक ड्रिंकिंग में अधिक शामिल होते हैं और जोखिम को और बढ़ा देते हैं। हालांकि किशोरावस्था में शराब पीने से क्रोनिक हार्म भी है, जहां शराब बाद के जीवन में डेमेंशिया का एक मेजर रिस्क फैक्टर है। स्वीडिश पुरुषों के एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि किशोरावस्था में ज़्यादा शराब पीने से जल्दी शुरू होने वाले डिमेंशिया सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर था। शराब पर निर्भर होने का जोखिम भी किशोरों में अधिक होता है, जिसका संबंध डेवलपिंग ब्रेन से जुड़ा हो सकता है। अमेरिका में 43,000 लोगों के एक अध्ययन में अल्कोहल डिपेंडेंस लोगों में से 15% ने 18 वर्ष से पहले, 47% ने 21 वर्ष से पहले और 60% ने 25 से पहले इसे विकसित कर लिया था। यही कारण है कि शराब पीने की शुरुआत को जितना संभव हो सके उतना लंबे समय तक टालना महत्वपूर्ण है। टीनेजर्स में शराब पीने की जुड़ी कई हानियाँ किशोरावस्था में भी विकसित हो जाती हैं। अल्कोहल डिपेंडेंसी में शराब पर नियंत्रण करने में कठिनाई और शराब के लिए ओवरवेलमिंग क्रेविंग शामिल होती है। 2024 के एक अध्ययन में पाया गया है कि अल्कोहल यूज डिसऑर्डर वाले लोगों में ब्रेन इमेजिंग में पहचान की जा सकती है, क्योंकि उनके ब्रेन के कुछ क्षेत्रों में सेल्फ कंट्रोल, निर्णय लेने, इम्पल्सिव बिहेवियर से जुड़े कमज़ोर कनेक्शन थे। हालांकि रिसर्च में आमतौर पर यह पाया जाता है कि अधिकांश लोग जो शराब पर निर्भर होते हैं, कुछ वर्षों तक ना पीने पर निर्भरता छोड़ देते हैं। यह तभी संभव है जब ब्रेन में परमानेंट चेंजेस, परिवर्तन ना हो। हालांकि कुछ लोगों में निर्भरता जारी रहती है। भारी शराब का सेवन डिप्रेशन जैसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को भी पैदा करता है, जो स्वयं को विकलांगता, सामाजिक समस्याओं, आत्महत्या का प्रमुख कारण है। वास्तव में शराब दुनिया भर में मेंटल डिसेबिलिटी का एक लीडिंग कॉज है। 2021 में एक अध्ययन में पाया गया, जैसे जैसे पीने की मात्रा बढ़ती है, रिस्क ऑफ डिप्रेशन भी बढ़ता जाता है। कॉमन मेंटल डिसऑर्डर वाले लोगों में अल्कोहल यूज डिसऑर्डर की संभावना दुगनी थी। इसका विपरीत भी सच है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं शराब के अधिक उपयोग को भी बढ़ा सकती हैं, जो शराब को सेल्फ मेडिकेशन या कोपिंग मेडिकेशन मैकेनिज्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो शराब पीने के कई हानिकारक प्रभावों के कारण ऐसा संभावित है। शराब आत्महत्या से भी जुड़ी है। लगभग 15% आत्महत्याएं शराब को जिम्मेदार ठहराई जाती हैं। हैवी ड्रिंकिंग से तत्काल जोखिम बढ़ जाता है, जबकि लॉन्ग टर्म ड्रिंकिंग डिप्रेशन का लीडिंग कारण है।
और इसका रिस्क और अधिक बढ़ जाता है। 2022 के एक अध्ययन में पाया गया है कि पीने वालों में गैर पीने वालों की तुलना में आत्महत्या का रिस्क फैक्टर 94% अधिक था। बुजुर्गों के संबंध में शराब, डिमेंशिया, स्ट्रोक और फॉल्स का एक महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। बुजुर्गों में ब्रेन डैमेज शराब संबंधित कारणों से हो सकते हैं, क्योंकि एक तो उनमें शराब हजम करने की क्षमता कम हो जाती है, दूसरा उनमें कुछ मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कुछ दवाएं भी ले रहे होते हैं जो शराब के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, और तीसरा वे अधिक कमज़ोर हो सकते हैं जिससे गिरने का खतरा बढ़ जाता है। ब्रेन इमेजिंग की मदद से ब्रेन में शराब के प्रभावों का अध्ययन हुआ है। ग्रे और वाइट मैटर दो अलग अलग प्रकार के ब्रेन टिश्यूज होते हैं और इनमें 14 यूनिट प्रति सप्ताह या अधिक पीने वालों में हानिकारक बदलाव देखा गया है और समय के साथ डिमेंशिया जैसी बीमारियों को बढ़ने का खतरा रहता है। 30 वर्षों में डिमेंशिया के मामले बेटर डायग्नोसिस और बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण 3 गुना होने की उम्मीद है। डिमेंशिया के प्रकार हैं अल्कोहलिक डिमेंशिया, अल्जाइमर और वस्कुलर डिमेंशिया शामिल हैं। शराब ब्रेन सेल्स को मारकर मस्तिष्क के सूजन पैदा करने या ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर वस्कुलर डिमेंशिया और स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाता है। स्ट्रोक एक बड़ा बोझ है जो यूरोप में लीडिंग न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी का कारण है। गिरना बुजुर्गों में चोट और संबंधित मृत्यु का एक मुख्य कारण है और लगातार भारी शराब पीना एक मेजर रिस्क फैक्टर माना जाता है। हर 10 ग्राम या 1 यूनिट शराब गिरने से जोखिम को 15% बढ़ावा मिलता है, क्योंकि शराब के कम स्तर पर बैलेंस, विजुअल फोकस एंड रिएक्शन टाइम प्रभावित होते हैं। चूंकि शराब का न्यूरोलॉजिकल हार्म इतना गंभीर है, तो इसे कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? वास्तव में इस एरिया में एक्टिव रिसर्च हो रही है। एज ए जनरल फिजिशियन मैं एक सुझाव देना चाहूँगा। आप सुनिश्चित करें कि आपको विटामिन B1 या थायामिन की डेफिशिएंसी तो नहीं, और यदि है तो आप एक गोली रोजाना ले सकते हैं, क्योंकि थायमिन की कमी के कारण ब्रेन में परमानेंट डैमेज हो सकता है। लेकिन बेहतर तो यही होगा कि आप शराब सेवन को कम कर दें, क्योंकि हम जानते हैं कि अमाउंट ऑफ ब्रेन डैमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेली कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ तक कि अपने सेवन को थोड़ा कम करने से भी ब्रेन को होने वाला नुकसान कम हो जाएगा। इनमें से कई नुकसान शराब पीने को कम करने या बंद करने से सुधारे जा सकते हैं। हालांकि कुछ इरिवर्सिबल हैं, जैसे कि FASD, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज। कंप्रीहेंसिव 2024 लिटरेचर रिव्यू में लेखक कहते हैं कि हालांकि व्यक्तिगत लेवल पर जागरूकता महत्वपूर्ण है और कुछ लोगों में परिवर्तन ला सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन केवल राष्ट्रीय स्तर पर शराब के सेवन में गिरावट से ही हासिल किया जा सकता है, विशेष रूप से भारी पीने को कम करने के लिए। इसलिए शराब की अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी महत्वपूर्ण है।